नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का कोचिंग जंक्शन पर स्वागत है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हम लोग शुरू किए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने फंडामेंटल टॉपिक के तहत अक्षांश और देशांतर के बारे में प्रॉपर जानकारी हासिल किया है। उसी कड़ी में हम लोग जब आगे बढ़े हैं तो यह भी समझने का प्रयास किए कि हमारे अर्थ किस प्रकार से अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। अपने झुकाव और परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर जो दिन और रात की अवधि है यह परिवर्तित होती है। साथ में इसी झुकाव के ही परिणाम स्वरूप जब एक पोल दूर हो जाता है तो वह करीब होने के बावजूद भी वहाँ पर ठंडी पड़ने लगती है, और जब दूसरा पोल उसके पास होता है तो वहाँ पे देखते हैं कि वह दूर है, फिर भी वहाँ पे क्या होती है, गर्मी पड़ने लगती है। तो खैर उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने कल डिस्कशन किया। आज जो हमारा डिस्कशन होगा यह प्रॉपर डिस्कशन हम करेंगे कि किस प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ा जाए, क्योंकि छोटे छोटे बिंदु को अलग अलग प्रकार से पढ़ना कोई ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। लॉजिक ये है कि हम लोग सीक्वेंस में पढ़ें, जिससे आपको हर फैक्ट याद भी हो जाए और आपके टॉपिक भी क्लियर होते जाएं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत जो होगी वह सन से ही की जाएगी। प्रॉपर सन की जानकारी हम लोग एस्ट्रोनॉमी में करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी को जानने के लिए थोड़ी सी जानकारी केवल हम लोग सन के बारे में लेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर सन है तो सन से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। यह एनर्जी धीरे धीरे कहाँ पे आएगी, अर्थ की तरफ आएगी, और जब अर्थ की तरफ आती है तो यह हीट के रूप में आती है। किस रूप में आती है? आती तो बहुत से रूप में है, लेकिन उसका मेन फंक्शन हम किस रूप में देख रहे हैं, हीट के रूप में देख रहे हैं। और यह हीट आगे जब अर्थ पे आ जाती है तो वह टेम्परेचर में तब्दील हो जाती है। अब टेम्परेचर में तब्दील होने के बाद इसी टेम्परेचर के माध्यम से कंट्रोल होता है प्रेशर। क्या कंट्रोल होगा? प्रेशर। इस प्रेशर यानी हमको कैसे पढ़ना है, पहले देखेंगे कि सन से जो निकलने वाली स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार की रेडिएशन है। उसी में जो एक प्रमुख रेडिएशन रहेगी जिसको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं, वह हीट के लिए उत्तरदायी होती है। तो हम लोग पहला टॉपिक हीट ही पढ़ेंगे और उस हीट में ही हम कंप्लीट अध्ययन कर लेंगे। हीट कंप्लीट करने के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वह होगा टेम्परेचर, क्योंकि हीट से ही टेम्परेचर का फॉर्मेशन होगा, और इस टेम्परेचर के ही परिणाम स्वरूप देखेंगे कि प्रेशर की उत्पत्ति होती है। अब यह प्रेशर जो है, इस प्रेशर में होने वाले परिवर्तन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। उस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण ही पवन चलने लगती हैं, चक्रवात चलने लगते हैं, स्थानीय पवनें चलने लगती हैं। तो उस पवन या चक्रवात या स्थानीय पवन के परिणाम स्वरूप कैसे वर्षा होती है उसका भी अध्ययन हो जाता है। तो यानी इस प्रेशर के परिणाम स्वरूप कई चीज़ें होंगी, यानी हम सिंपल कह सकते हैं यहाँ पर पवन का अध्ययन हो जाएगा। इसमें 3 प्रकार की रहेंगी, जैसे एक होती है जो सनातनी पवनें होती हैं, एक होती हैं जो सेकेंडरी जिसमें चक्रवात प्रतिचक्रवात होता है, एक टर्शियरी होती है जिसमें हम लोग स्थानीय पवन की बात करेंगे। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वर्षा आ जाती है, और वर्षा जब कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी वर्षा के साथ में जियोमॉर्फोलॉजी में जब हम लोग सॉयल पढ़ लेंगे तो सॉयल प्लस वर्षा दोनों के कॉम्बिनेशन से शुरू हो जाती है वनस्पति। तो हम लोग वनस्पति को पढ़ेंगे, लेकिन वो टॉपिक मेरा अलग हो जाएगा। यानी क्लाइमेटोलॉजी शुरू यहाँ से होगी और यहीं पे आके समाप्त हो जाएगी। लेकिन इतना कंप्लीट करते करते कम से कम आपका 50 से 60 घंटे का टाइम लग जाएगा मिनिमम। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम 50 से 60 घंटे का टाइम यहाँ तक लग जाएगा। तो ठीक है, हम लोग धैर्यपूर्वक इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। यानी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हीट, ऊष्मा, जिसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? सन। सन से कैसे हमें हीट मिलती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। हीट से टेम्परेचर जनरेट होता है, तो टेम्परेचर पढ़ेंगे। टेम्परेचर के ही परिणाम स्वरूप प्रेशर की उत्पत्ति होती है, तो प्रेशर पढ़ेंगे। प्रेशर के ही परिणाम स्वरूप देखेंगे वहाँ पर सनातनीय पवनें हैं, चक्रवात प्रतिचक्रवात है, स्थानीय पवनें हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा डिटेल में। और फिर आगे बढ़ेंगे तो वर्षा का अध्ययन हो जाएगा। फिर वर्षा का हम लोग वितरण देखेंगे कि कितने जलवायु प्रदेश होते हैं, उन सभी जलवायु प्रदेश का हम लोग भी अध्ययन करेंगे, जिसमें कोपेन है, थार्नवेट है और त्रिवार्था है। तो ठीक है,
तो एक क्रम होगा। तो सबसे पहला आज मेरा टॉपिक क्या होगा? हीट, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है प्रॉपर क्लाइमेटोलॉजी की। तो देखेंगे हीट क्या है। हीट की अगर बात किया जाए तो हीट एक प्रकार की एनर्जी है। हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जो कहाँ से आती है? सन से आती है। वैसे कुछ हीट आपको पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से भी मिलती है, लेकिन हीट का अगर प्रमुख स्रोत माना जाए तो कौन है? सन है। सन से जो भी एनर्जी आती है उसमें एक एनर्जी है जिसको हम लोग हीट के रूप में देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हीट क्या है? हीट एक प्रकार की एनर्जी है। अब हीट कितने प्रकार की होती है? दूसरा प्रश्न होता है। पहला क्या है? हीट क्या है? तो हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, हीट कितने प्रकार की होती है? तो हीट यहाँ पर बेसिकली वैसे साइंस में देखेंगे तो वहाँ पर कई फॉर्म आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी में जिससे संबंध है वहाँ पे सिर्फ दो एनर्जी की हम बात करेंगे, यानी दो प्रकार की हीट की बात करेंगे। एक हीट है जिसको कहते हैं संवेदनशील। क्या कहते हैं? संवेदनशील ऊष्मा। दूसरी जो है उसको कहते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा। यह टॉपिक ध्यान रखिएगा, देखने में तो बहुत शुरुआती लग रहा है, लेकिन यहाँ से यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। यानी दो प्रकार की हीट होती है। एक होती है संवेदनशील जिसको कहते हैं सेंसिबल हीट, और दूसरी होती है गुप्त ऊष्मा जिसको कहते हैं लेटेंट हीट। शब्द में ही इसके अर्थ छुपे हुए हैं। सेंसिबल मतलब जिसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, लेकिन गुप्त का मतलब जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी तो है लेकिन उसको हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई जल बॉयल कर रहा है तो उसका टेम्परेचर यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसी टेम्परेचर पे यदि वह जल भाप में तब्दील हो रहा है तो भाप का भी टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा। यानी मेजरमेंट तो 100 ही हो रहा है, लेकिन भाप में एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें समाहित रहती है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो वह एनर्जी कौन सी है? गुप्त ऊष्मा, जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन सेंसिबल हीट को हम क्या कर रहे हैं? देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर दो हीट हो गई, एक सेंसिबल हीट हो गई और एक हो गई गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर गुप्त ऊष्मा में भी अगर देखा जाए कहाँ पर इस्तेमाल होता है, गुप्त ऊष्मा का बेसिक रोल होता है अवस्था परिवर्तन के लिए। अर्थात यदि ठोस से कोई तरल में तब्दील हो रहा है तो वहाँ पर भी गुप्त ऊष्मा लग सकती है, या तरल से ठोस में जा रहा है तो भी गुप्त ऊष्मा या तो गुप्त ऊष्मा का अवशोषण करेगा या तो गुप्त ऊष्मा का निष्कासन करेगा। सेम अगर कोई तरल है वहाँ से अगर गैस में तब्दील हो रहा है तो भी गुप्त ऊष्मा का वहाँ पे आदान प्रदान होगा, या गैस से तरल में जा रहा है तब भी गुप्त ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। और बहुत से ऐसे भी आपको मटेरियल मिल जाएंगे जो डायरेक्टली ठोस से गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, जिसको हम लोग सब्लिमेशन कह देते हैं। तो यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का आदान प्रदान होता है कब? जब इसकी अवस्था का परिवर्तन होता है। और अवस्था परिवर्तन सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने क्या है? जल का है, कि जल के तीन रूप आपको देखने को मिलते हैं, ठोस, तरल और गैस। तो जब कोई बर्फ जल में तब्दील होती है तो उसको कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए, और जब वह एनर्जी पाता है तब जाके वह बर्फ जल में तब्दील होता है। और वह एनर्जी पाता कहाँ से? अपने वायुमंडल से वह कैच करता है एनर्जी, कहीं से एनर्जी उसको लेना पड़ेगा। उस एनर्जी को लेता है और बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाता है? जल में कन्वर्ट हो जाता है। और कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी आपको पता होगा। यानी अगर कोई बर्फ गल रही है, मेल्ट हो रही है, तो उस समय जो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यानी 1 ग्राम बर्फ को जल में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है? 80 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो यह बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है। यानी किसी भी बर्फ को यदि मेल्ट करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी? 80 कैलोरी प्रति ग्राम लगेगी। सेम कंडीशन है, यदि कोई तरल ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो वहाँ पर गुप्त ऊष्मा का निष्कासन होगा। सोचिए, ठोस से जब तरल में बदला तो गुप्त ऊष्मा को अपने अंदर लिया, तब जा कर के वह ठोस तरल में बदला। तो यानी वायुमंडल से 80 कैलोरी ऊष्मा को क्या किया? बर्फ ने खींचा और अपनी अवस्था को बदल दिया। तो परिवेश का एनर्जी घट गई,
क्यों? क्योंकि परिवेश की एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई? जल में चली गई। जो पहले परिवेश में थी कहाँ गई? जल में गई। और वहीं यदि जल पुनः ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो जल क्या करेगा? अब ये 80 कैलोरी एनर्जी को इन्वायरमेंट को दे देगा और अपनी अवस्था को बदल के फिर कहाँ चला जाएगा? बर्फ में चला जाएगा। ये बात शायद समझ में आ रही होगी। दूसरा पॉइंट है कि यदि यही तरल गैस में परिवर्तित हो रहा है तो फिर वह वायुमंडल से, जिसको हम परिवेश कहते हैं या अपना पर्यावरण कहते हैं, वहाँ से एनर्जी को लेगा, परिवेश से एनर्जी लेगा और यह तरल किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। लेकिन कितनी एनर्जी लेगा? 1 ग्राम यानी जल को गैस में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका क्वांटिटी है 540। कितना है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। यानी गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वह होती है 80 कैलोरी, और जो कह सकते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो कितनी होती है? 540 कैलोरी। तो 540 कैलोरी एनर्जी जल ने कहाँ से ग्रहण कर दिया? वायुमंडल से ले लिया और अपनी अवस्था बदल करके कहाँ पहुँच गया है? गैस में पहुँच गया है। अर्थात वायुमंडल का एनर्जी कम हुई। कितना? 540 कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से। लेकिन यहीं पर यदि गैस पुनः तरल में बदलेगा तो अब 540 कैलोरी एनर्जी लेगा नहीं, बल्कि जो इसके अंदर समाहित है उस एनर्जी को बाहर निकाल देगा। तब जाकर यह गैस पुनः किस में बदल जाती है? जल में बदल जाती है। यानी जब अवस्था परिवर्तन होगा तो गुप्त ऊष्मा या तो अवशोषित की जाएगी या तो गुप्त ऊष्मा का निष्कासन होगा। यह बिंदु बहुत क्लियर कट में समझिएगा, क्योंकि आज ही वर्षा तक पहुंच जाएंगे। टॉपिक तो वर्षा तक हम बता रहे हैं, लास्ट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का, लेकिन आज ही हम चाहेंगे तो वर्षा तक पहुंच जाएंगे और क्या मैकेनिज्म है ये आपको संक्षेप में जानकारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी और है, और वो कौन सी एनर्जी है? सेंसिबल हीट, यानी संवेदनशील ऊष्मा। यह संवेदनशील ऊष्मा यानी हमारे परिवेश की ऊष्मा है। क्या है? हमारे परिवेश की ऊष्मा है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में अगर देखें, हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर मान के चलते हैं 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये कौन सी ऊष्मा है? यह सेंसिबल हीट है, जिसको हम लोग मेजर कर ले रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। यानी इसके कारण कोई न कोई गति हो रही है जो आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर सेंसिबल हीट है, लेकिन इसको आप देख नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है। अब यहाँ पर होता क्या है? इन्हीं दोनों में आदान प्रदान होता है। यानी यदि गुप्त ऊष्मा ली जाएगी तो वह गुप्त ऊष्मा मिलती कहाँ से है? यहाँ से मिलती। ये हमारे परिवेश की ऊष्मा है। किसकी ऊष्मा है? परिवेश। परिवेश कहें या वायुमंडल कहें, वायुमंडल की जो ऊष्मा है वो कैसी ऊष्मा है? सेंसिबल हीट है। लेकिन यदि कोई बर्फ जल में बदल रहा है तो वह 80 कैलोरी के हिसाब से इसी परिवेश से एनर्जी ले रहा और अपनी अवस्था बदल देगा। तो यदि परिवेश से एनर्जी लेगा तो परिवेश की एनर्जी घटेगी, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम होगी, ऊष्मा कम होगी। और यदि कोई जल है या गैस में बदल रहा है तो फिर कहाँ से एनर्जी पाएगा? 540 के हिसाब से कहीं से एनर्जी लेगा, तभी तो अवस्था बदलेगा। फिर यह एनर्जी कहाँ से लेगा? इसी परिवेश से लेगा, यानी आपके वायुमंडल से ही लेगा। और यदि वायुमंडल से उसने पुनः 540 कैलोरी के हिसाब से एनर्जी ले लिया तो आपके परिवेश का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब इसी को हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। अब आप देखिए, सपोज दैट यहाँ पर है कोई वाटर बॉडी है, जल है, ठीक है। अब इस जल से मान लेते हैं इस जल का टेम्परेचर, चूंकि जो हमारे परिवेश का टेम्परेचर वही जल का भी टेम्परेचर है, अमूमन यही होता है, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। वो क्यों अंतर होता है आगे हम लोग समझ लेंगे। लेकिन अभी मान लेते हैं कि जो ये वाटर बॉडी है इसका टेम्परेचर सपोज दैट है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पष्ट है? अब यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ से कुछ वाष्प बन रही है, वाष्प बन के ऊपर जा रही है। तो जब जल वाष्प में तब्दील होगा तो उसको कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए, तभी ना वो तब्दील होगा।
और ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यह टेम्परेचर हम इसी को कहते हैं संवेदनशील ऊष्मा। क्या कहते हैं? यही हमारी है संवेदनशील ऊष्मा। लेकिन यह जल अब गैस में बदलना चाह रहा है और बदलेगा भी, और यदि यह वाष्प में तब्दील होगा तो यह 540 कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से परिवेश से एनर्जी लेने का प्रयास करेगा। परिवेश यानी इसी वाटर बॉडी से ही लेगा, कहीं और। उसका परिवेश क्या है? जल का परिवेश वो जल बॉडी है, तो उसी बॉडी से ही वो एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेकर के क्या करेगा? यह वाष्पीकृत होगा। तो जब वाष्पीकृत होगा तो आप सोचिए, यहाँ से एनर्जी निकल के कहाँ पे जा रही है? इस वाष्प में जा रही है। यानी एक तरफ आप देखेंगे नीचे की एनर्जी इस वाष्प के माध्यम से कहाँ पे जा रही है? आपके वायुमंडल में जा रही है। कहाँ जा रही है? वायुमंडल में। और इसकी एनर्जी क्या होगी? लगातार घटती चली जाएगी। जल बॉडी की एनर्जी घटेगी कि नहीं घटेगी? क्यों घटेगी? क्योंकि यहाँ पर जल किस में बदल रहा है? वाष्प में बदल रहा है। इसलिए प्रति ग्राम के हिसाब से 540 कैलोरी एनर्जी इस जलीय राशि की घटेगी, और यह एनर्जी लेकर के यह जलवाष्प कहाँ पे जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। बात तो स्पष्ट है। अब वायुमंडल में जाएगा, धीरे धीरे जाने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, क्यों ठंडा होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर जाता है, ठंडा होता है, फिर यहाँ पे प्रक्रिया होती है कौन सी? संघनन की। यानी यह आपस में संघनित होंगे फिर। और यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही थी? यहाँ पर हो रहा था वाष्पीकरण की। कौन सी प्रक्रिया हो रही थी? यानी वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? आपके सतह का तापमान घटता है। चाहे हम जल राशि कहें या कहें पृथ्वी की सतह का तापमान घटता है। लेकिन यहाँ की एनर्जी को लेकर के जलवाष्प कहाँ जाता है? आपके ऊपरी वायुमंडल में जाता है। और जब पहुँचेगा, ऊपर जाने के क्रम में टेम्परेचर कम होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100 हो जाती है तो यह वाष्प पुनः संघनित होने लगता है। और जब संघनित होता है तो फिर से अवस्था बदलेगी। यहाँ पर अवस्था बदली न, जल से गैस, अवस्था बदली, एनर्जी का अवशोषण होगा। क्या होगा? यहाँ पे वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। और यदि ऊष्मा का अवशोषण होगा तो आपके परिवेश का तापमान घटेगा, यानी सतह का तापमान लगातार घट रहा है। और यह एनर्जी लेकर के यह जलवाष्प जाएगा ऊपरी वायुमंडल में, वहाँ पर पहुँचेगा, टेम्परेचर घटेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। जब 100% हो जाएगी तो वही जलवाष्प पुनः जल में तब्दील होगा। यानी संघनन का मतलब पुनः क्या हो गया? अवस्था परिवर्तन। यहाँ पर भी अवस्था बदल रही है, और जब अवस्था यहाँ पर बदलेगी तो यहाँ पर पुनः जलवाष्प किस में कन्वर्ट होगा? जल में कन्वर्ट होगा। ये बात तो स्पष्ट है ना। यहाँ पर पुनः जलवाष्प किस में कन्वर्ट होगा? जल में। यानी जल की बूंद में कन्वर्ट हो या बर्फ में कन्वर्ट हो, जिसमें भी कन्वर्ट हो, वो ज़्यादा लॉजिक नहीं। लॉजिक यहाँ पर है अवस्था बदलेगी। और यदि अवस्था बदलेगी तो अब यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होगा कि निष्कासन होगा? निष्कासन होगा। अवस्था बदली तो अवस्था बदलने में दो ही कंडीशन होगी, या तो ऊष्मा ली जाएगी परिवेश से, या तो ऊष्मा परिवेश में दी जाएगी। तो यहाँ पे परिवेश से ऊष्मा ली गई, तो परिवेश से जब ऊष्मा ले ली गई तो उसका जो सेंसिबल हीट है वो कम हो गया। सेंसिबल हीट कम हो गया अर्थात यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया, यानी पृथ्वी की सतह का तापमान घट रहा है लगातार। यही एनर्जी ऊपरी वायुमंडल में जाता है वाष्प के माध्यम से, और वहाँ पर जब संघनन होता है तो पुनः अवस्था बदलती है, और अवस्था बदलने से यहाँ पर अब ऊष्मा का क्या होगा? निष्कासन होगा। क्या होगा? ऊष्मा का निष्कासन होगा। अब यहाँ पर ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। यदि ऊष्मा का निष्कासन होगा तो आप बताइए टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो लगातार यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी इस मैकेनिज्म से, यानी वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया से यह प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि सतह के तापमान को घटाती है और ऊपरी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक इन दोनों के बीच का तापमान संतुलित नहीं हो जाता।
जब संतुलित हो जाएगा तो प्रक्रिया रुक जाएगी, फिर असंतुलित होता है, फिर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही देखेंगे सारा मैकेनिज्म चलेगा, वर्षा भी होगी, हवा भी चलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन मेन मैकेनिज्म क्या है कि तापमान को संतुलित करने की व्यवस्था प्रकृति ने कितना अच्छा बनाया है कि सतह के तापमान को घटाने के लिए यहाँ से वाष्पीकरण करती है और ऊपरी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए यहाँ की ऊष्मा को ऊपर भेजती है। भाई आप सोचिए, आपके घर से सामान किसी के घर पहुँचाना है तो कोई न कोई कैरियर होना चाहिए ना। लेकिन आपके पृथ्वी में यानी पृथ्वी के सतह पर जो मैकेनिज्म काम करता है वो कौन है? जलीय राशियाँ हैं। यही तापमान को संतुलित करने का कार्य करती हैं, एक स्थान से तापमान को उठाती हैं और दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं। और जब तापमान संतुलित होता है प्रक्रिया रुक जाती है, फिर जैसे असंतुलित होता है फिर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अब एक प्रश्न और आता है कि आप सोचिए, सबसे ज़्यादा बर्फ पोल पे मिलता है, तो पोल का टेम्परेचर सबसे कम होना चाहिए। जनरली प्रश्न तो यही है कि बर्फ से कम टेम्परेचर तो किसी का हो नहीं सकता। लेकिन आपको यह भी पता है कि जो सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है वो पोल पे नहीं पाया जाता है, साइबेरिया में पाया जाता है, यानी पोल से थोड़ा नीचे होता है, यानी आर्कटिक बेल्ट पे पाया जाता है, सब पोलर रीजन में पाया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे भी मैकेनिज्म यही काम करता है। क्यों? क्योंकि पोल पे तो पूरी तरीके से बर्फ है, और यदि पूरी तरीके से बर्फ है तो उसका जो टेम्परेचर है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब पोलर पे क्या है? बर्फ भी है, लेकिन बर्फ लगातार मेल्ट हो रही है। क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है, यानी अवस्था बदल रही है। और यदि बर्फ अपनी अवस्था बदलेगा तो अवस्था बदलने के लिए वो टेम्परेचर कहीं न कहीं से प्राप्त करेगा, अवशोषित करेगा ना। और उसे टेम्परेचर कौन देगा? वो जो बर्फ में निहित ऊष्मा है उसी ऊष्मा को और खींच लेगा, खींच करके यह बर्फ किस में बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। यानी जब बर्फ जल में बदलता है उस समय का उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि बर्फ से एनर्जी को प्राप्त करके यह बर्फ किस में बदल रहा है? जल में बदल रहा है। तो अवस्था परिवर्तन में हमेशा या तो ऊष्मा ली जाती है या तो दी जाती है। बेसिक कारण यही है कि पोल का टेम्परेचर सब पोलर रीजन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर प्योर बर्फ है। लेकिन सब पोलर रीजन में जो आर्कटिक वाला बेल्ट होता है या अंटार्कटिक वाला बेल्ट होता है, सर्किल है, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेल्टिंग हो रही है, लगातार क्या हो रही है? मेल्टिंग हो रही है, अवस्था बदल रही है। और अवस्था बदलने में क्या होता है? बर्फ से एनर्जी ले ली जाती है और वह किस में दे दी गई है? गुप्त ऊष्मा के रूप में जल में दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। आपस में क्या होते रहते हैं? एक्सचेंज होते रहते हैं जब अवस्था बदलती है तब। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सतह का तापमान लगातार घटता है और वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ता है। और जब ये संतुलित हो जाता है तो यह मैकेनिज्म रुक जाता है, फिर जैसे असंतुलित होता है फिर यह मैकेनिज्म प्रारंभ हो जाता है। तो दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए। पहला, हीट क्या है? हीट एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक हो गया सेंसिबल हीट और एक हो गया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट अवस्था परिवर्तन में ही इस्तेमाल होती है, जबकि सेंसिबल हीट यह हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन लेटेंट हीट को नॉर्मली हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर तीसरा बिंदु आता है कि जो ऊष्मा होती है यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है, पहुँचती है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर जो बिंदु है कि ऊष्मा कितने प्रकार से स्थानांतरित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर सिंपल है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की 4 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 4 विधियाँ। कोई भी ऊष्मा हो, सभी ऊष्मा इसी 4 मैकेनिज्म के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है। उसमें सबसे पहली होती है रेडिएशन विधि। कौन सी विधि होती है? रेडिएशन मैकेनिज्म है, यानी विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो वहाँ पर होती है चालन विधि। कौन सी विधि होती है?
चालन विधि। अगर तीसरे की बात करें तो वहाँ पर होता है संवहन विधि। कौन सी विधि होती है? संवहन विधि। और तीसरा होता है, उसका नाम होता है अभिवहन विधि। लेकिन इसको थोड़ा क्लियर कट में समझा जाए, संक्षेप में ज़्यादा समझना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यानी ऊष्मा के स्थानांतरण के प्रकार। इसमें सबसे पहला कौन सा है? विकिरण, यानी रेडिएशन है। कौन सा है? रेडिएशन। दूसरा अगर बात करें तो यह चालन विधि है। आप देखेंगे पूरा क्लाइमेटोलॉजी साइंस ही है। यदि साइंस थोड़ा ठीक ठाक है तो समझने में आसानी होगी, और यदि साइंस नहीं है तो समझने का दूसरा तरीका है कि आप क्रम से पढ़ें, एट रैंडम ना पढ़ें कि कोई टॉपिक उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। यदि एक बार इंटरेस्ट आपका समाप्त हो गया तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, फिर से पढ़ने वाले नहीं हैं। यदि आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो पढ़ने का एक ही तरीका है, या तो उसको आप क्रम से पढ़ें जिससे इंटरेस्ट मेंटेन हो जाए, अन्यथा आप छोड़ देंगे, और या तो आपका बैकग्राउंड हो। तो यदि बैकग्राउंड नहीं है तो क्रम से पढ़िएगा, अपने से चयन ना करिएगा कि इस टॉपिक को पहले पढ़ लें, इस टॉपिक को बाद में पढ़ लें, समस्या आ जाएगी। तो यहाँ पर तीसरा है संवहन विधि है, और चौथा है अभिवहन विधि। यहाँ पर अगर हम विकिरण की बात करें तो विकिरण तो काफ़ी लंबा टॉपिक है वैसे, लेकिन फिर भी हम लोग संक्षेप में समझेंगे कि विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी ये जो तीनों मेथड हैं, यहाँ पर कोई न कोई माध्यम होना चाहिए। यहाँ पर माध्यम आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनका रोल होता है। कौन सी वेव होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। लेकिन विकिरण में भी दो प्रकार है। विकिरण में भी दो प्रकार है। एक होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, और एक होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। कौन होती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इन दोनों में अंतर भी होना चाहिए। तो हमने पहले ही बता दिया है कि ऊष्मा का प्रमुख स्रोत सन है, और सन से जो एनर्जी आती है वह एक स्पेक्ट्रम के रूप में आती है। किस रूप में आती है? एक स्पेक्ट्रम के रूप में आती है। वह स्पेक्ट्रम पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही होता है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आपका स्पेक्ट्रम है उसमें विभिन्न प्रकार की रेडिएशन होती हैं। तो खैर उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो सोलर का स्पेक्ट्रम है उसमें कौन कौन प्रकार की आपकी रेडिएशन है। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बात करें सन का जो सोलर स्पेक्ट्रम है, सबसे जो छोटी वेवलेंथ होती है वह होती है गामा रे की। किसकी होती है? यानी यहाँ पर सन से एक स्पेक्ट्रम आ रहा है और इसमें विभिन्न प्रकार की रेडिएशन है। यहाँ पर गामा रे होती है, एक्स रे होती है, फिर यहाँ पर होती है अल्ट्रा वायलेट रे, फिर यहाँ पर होती है विजिबल रे, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर रहेगी इंफ्रारेड। कौन सी रहेगी? इंफ्रारेड। फिर माइक्रोवेव, और सबसे छोटी होती है रेडियो वेव। कौन सी होती है? रेडियो वेव। इसमें सबसे ये बड़ी वेवलेंथ है, ध्यान रखिएगा, और इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक का क्रम है, एक विजिबल रे का है और इधर है, यानी तीन पार्ट में इसको बांट दें तो जो सोलर स्पेक्ट्रम है, सोलर स्पेक्ट्रम यानी पूरा 100% है। क्या है? 100% है। उसका लगभग 41% इस रूप में आता है। किस रूप में आता है? यानी ये गामा, एक्स और अल्ट्रावायलेट, इस तीन का जो कॉम्बिनेशन है यह लगभग 41% होता है। विजिबल रे का परसेंटेज अगर देखेंगे तो 9% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा? 9%। बाकी जो यहाँ पर हैं इनका परसेंटेज लगभग 50% रहता है। और यहाँ पर दूसरी बात है कि जो इसका अगर रेंज बात करें कितनी वेवलेंथ होती है, तो यहाँ पर 0.005 से लेकर के 0.01 तक ये दोनों वेव रहती हैं। कौन सी? गामा रे और एक्स रे। लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है, इसका अगर हम वेवलेंथ की बात करें
तो यहाँ पर 0.2 से लेकर के 0.4 तक रहती है। जो विजिबल रे होती है इसमें आप देखेंगे तो 0.4 से लेकर के 0.7 तक रहता है। आगे बढ़ेंगे, आप इसी क्रम में यहाँ पर कर दीजिएगा 0.7 से लेकर के 3 तक रहेगा, और फिर अगला रहता है 3 से लेकर के 3000 तक, और रेडियो की 3000 से भी, लेकिन माइक्रोन में है। किसमें इसका मेजरमेंट है? माइक्रोन में। ठीक है, अब यहाँ पर है कि हमने 2 रे लिखा, एक है शॉर्ट वेव, एक है लॉन्ग वेव। तो प्लैंक का एक सिद्धांत कहता है कि जिस सोर्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, वहाँ से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है उसमें शॉर्ट वेव का मात्रा अधिक रहेगी और लॉन्ग वेव की मात्रा कम होगी। तो शॉर्ट वेव यानी ये जो विजिबल रे है, इसको अगर माना जाए तो इसके इधर का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए और इधर का परसेंटेज कम होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सन की जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन मिल करके क्या एक सनलाइन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, और यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसमें शॉर्ट वेव की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो शॉर्ट वेव जिसमें ज़्यादा होगा, और किसमें ज़्यादा होगा? जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये किसने कहा है? प्लैंक का सिद्धांत है, और उन्हीं ने ये बताया है कि जिस भी सोर्स की एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ से निकलने वाली जो एनर्जी है उसमें शॉर्ट वेव की मात्रा ज़्यादा होती है, और जिसका सोर्स का टेम्परेचर कम होगा वहाँ से निकलने वाली एनर्जी में शॉर्ट वेव की मात्रा कम हो जाती है। और किसकी मात्रा अधिक हो जाती है? लॉन्ग वेव की। यानी विकिरण विधि द्वारा यदि आप टेम्परेचर नहीं बल्कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर माध्यम तो नहीं चाहिए, लेकिन यह एनर्जी 2 रूपों में जा सकती है, एक शॉर्ट वेव के रूप में और एक लॉन्ग वेव के रूप में। तो सन की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से जो आने वाली रेडिएशन है उसमें शॉर्ट वेव का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, लॉन्ग वेव का परसेंटेज काफ़ी कम होता है। लेकिन जब यह एनर्जी आते आते हमारे परिवेश में आती है, हम लोग देखेंगे कि सन के बारे में जब अध्ययन करेंगे कौन कौन सी एनर्जी हमारे धरती तक पहुंचती है, कौन नहीं पहुंचती है, वो तो है। यहाँ पर आप देखेंगे विजिबल रे, विजिबल में कितनी रे हैं? टोटल 7 हैं, लेकिन क्या सातों हमें दिखाई पड़ती हैं? सातों नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसमें से सिर्फ 5 हमको दिखाई पड़ती हैं, 2 दिखाई नहीं पड़ती हैं, एक वायलेट और एक इंडिगो। हमको दिखाई, हमारी आंख की क्षमता उस रेडिएशन को देखने की नहीं है, सिर्फ 5 की ही है, लेकिन हम लोग विजिबल रे में 7 की सातों का नाम ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ 5 रे दिखाई पड़ती है, आगे की भी हम नहीं देख सकते क्योंकि उनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर जो इंफ्रारेड है यह किस लिए इस्तेमाल होती है? ज़्यादातर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट में, सिग्नल के फॉर्म में या किसी और रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो माइक्रोवेव होती है ये बेसिकली तापमान हीट को लेके चलती है। किसको लेके चलती है? हीट। यानी सन से बहुत सारी एनर्जी आ रही है, कई रूपों में आ रही है, लेकिन हमारे धरातल तक आते आते सब की सब किसी न किसी रूप में समाप्त होती चली जाती हैं, चाहे वो गामा हो, चाहे एक्स रे हो, चाहे अल्ट्रा वायलेट रे हो। अल्ट्रा वायलेट रे तो समताप मंडल के ओजोन मंडल तक आते आते वो भी समाप्त हो जाती है। आगे बचती है विजिबल रे जो हमको दिखाई देती है, उसके बाद देखते हैं तो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है। तो ये सब धरती पे आती हैं, इसलिए जो हम वास्तव में इमेज देखते हैं सन का, वास्तव में वह इमेज सन का नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जितनी रेडिएशन सन से आ रही है उसी रेडिएशन के आधार पर ही तो हम उसके आकार की कल्पना करते हैं। तो सारी रेडिएशन तो मेरे तक आई नहीं, और यदि मेरे तक उसकी सारी रेडिएशन आई नहीं तो वास्तव में जो उसका इमेज बनना चाहिए वो इमेज तो बना नहीं। फिर भी हम लोग कल्पना करते हैं कि सन ऐसा है, ठीक है, लेकिन सन की वास्तविक इमेज तभी बन सकती है जब ये सभी रेडिएशन हमको प्राप्त हो जाए, और सभी रेडिएशन तो धरती तक आते ही नहीं हैं। तो यदि सन की वास्तविक इमेज चाहिए तो हमको अपने परिवेश से बाहर जाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार जो है सैटेलाइट लॉन्च करती है कि जिससे हमें उसका वास्तविक इमेज पता चल सके। बहुत लोग करते हैं कि सरकार इन सब पे बेस्ट पैसा खर्च करती है, सैटेलाइट क्यों लॉन्च करती है। ठीक है, बाद में समझ में आता है कि क्यों कर रही है, क्योंकि हम लोग तो नहीं समझ सकते हैं ना, जहाँ तक हमारी दूरदृष्टिता है वहीं तक देखते हैं, उसके बाद हम नहीं देख पाते हैं।
तो खैर ठीक है, वास्तविक इमेज कैसी है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमको इस परिवेश से बाहर जाना पड़ेगा, तो जाके पूरी वास्तविक इमेज हमारे सन की मिलती है। तो यहाँ पर है कि यदि हीट दो प्रकार से ट्रांसफ़र हो रही है, हीट मतलब विकिरण द्वारा, वहाँ पर शॉर्ट वेव है और एक लॉन्ग वेव है। तो सन से जो एनर्जी आती है वो किस रूप में आती है? शॉर्ट वेव में। यह एनर्जी आती है हमारे परिवेश तक और धरती पे आकर के किसी न किसी रूप में अवशोषित होती है। लेकिन जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो पुनः यहाँ से कुछ न कुछ एनर्जी इमिट की जाती है। लेकिन पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी कम है, सन से अगर तुलना करें तो टेम्परेचर काफ़ी कम है, और यदि टेम्परेचर कम है, इसकी ऊष्मा कम है, एनर्जी कम है, तो यहाँ से निकलने वाली जो अब रेडिएशन है उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी? लॉन्ग वेव की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और यदि लॉन्ग वेव की मात्रा ज़्यादा होगी तो फिर यहाँ पर समस्या आ जाती है किसकी? ग्रीन हाउस गैस की समस्या आती है। किसकी समस्या आ जाती है? ग्रीन हाउस गैस की। यानी यहाँ पर सन है, यहाँ पर हमारी अर्थ है, और इधर से जो रेडिएशन आ रही है यह शॉर्ट वेव रेडिएशन है, यह हमारे परिवेश को क्रॉस करके सरफेस तक तो आ जाती है, लेकिन सरफेस से जो एनर्जी निकाली जाती है यह एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होती है। ऐसा नहीं कि सन से सारी रेडिएशन शॉर्ट वेव ही होती है, नहीं, हमने पहले ही कह दिया है शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, लेकिन शॉर्ट की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन जो पृथ्वी से निकाली गई एनर्जी है इसमें लॉन्ग की मात्रा ज़्यादा है। और जब लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है तो आप खुद सोचिए, बीच में एक छन्नी लगी है वायुमंडल रूपी, और ये छन्नी जो छोटे छोटे पार्टिकल हो सकते हैं या छोटी लेंथ के हो सकते हैं वो तो आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। जैसे चाय छानते हैं तो चाय तो चला जाता है, लेकिन अदरक और चाय पत्ती तो नहीं जाती है। लेकिन जब इधर से जाएगा तो आप सोचिए ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं, तो बड़े हैं तो क्या इधर से निकल पाएंगे आसानी से? आसानी से नहीं निकल पाएंगे। तो जब आसानी से नहीं निकलेंगे तो कहीं न कहीं यहीं पे ट्रैप हो जाएंगे, और जब ट्रैप होने लगते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ने लगता है, जो किसी न किसी रूप में हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है उसमें जो सबसे पहला मेथड था वो कौन सा था? विकिरण मेथड। और विकिरण में भी दो है, एक शॉर्ट वेव है और एक लॉन्ग वेव है। शॉर्ट वेव यानी सन से जो एनर्जी आती है उसमें शॉर्ट वेव की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जो अर्थ से निकाली जाती है एनर्जी उसमें लॉन्ग वेव की मात्रा ज़्यादा होती है। शॉर्ट वेव को हमारा परिवेश यानी हमारा वायुमंडल गुजर जाने देता है, लेकिन लॉन्ग वेव को कुछ मात्रा में रोक लेता है। उसके क्या परिणाम होंगे हम लोग आगे देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो पहला पार्ट हो गया ऊष्मा के स्थानांतरण का। कौन सा? विकिरण। दूसरा अगर बात करें तो वहाँ पर है चालन। चालन की अगर हम सिंपल डिफिनीशन कहें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अणुओं के स्थानांतरण की अनुपस्थिति में, यानी वहाँ पर पार्टिकल का स्थानांतरण नहीं होता है, पहला कंडीशन। दूसरा है संपर्क विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? संपर्क विधि द्वारा। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से एकदम संपर्क में रहेंगे, तो इसका मतलब वो मटेरियल कैसा होना चाहिए? ठोस ही रूप में होना चाहिए। क्योंकि अगर लिक्विड हो गया तो पार्टिकल का स्थानांतरण हो गया, और हमने पहले कहा कि यहाँ पर अणुओं का स्थानांतरण नहीं होगा। और दूसरा, संपर्क विधि द्वारा ऊष्मा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है, यानी उसको हम लोग क्या कह देते हैं? चालन विधि। यानी जितने भी ठोस मटेरियल होते हैं उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस मैकेनिज्म से होता है? चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे पृथ्वी तक जो एनर्जी आती है वह किस किस रूप में आती है, और पृथ्वी से जो एनर्जी निकलती है वह भी किस किस रूप में आती है। उसको हम लोग हीट बैलेंस में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? हीट बैलेंस में। अगला ही पार्ट हमारा रहेगा। लेकिन जो तीसरा ऊष्मा के स्थानांतरण का मैकेनिज्म है वह है संवहन विधि। कौन सी विधि है? संवहन विधि। तो संवहन विधि में क्या होता है? यहाँ पर अणुओं का स्थानांतरण होगा, लेकिन संपर्क विधि होगी। कौन सी विधि होगी? संपर्क विधि। तो अणु का स्थानांतरण तभी हो सकता है जब वह मटेरियल या तो तरल फॉर्म में हो या तो गैस फॉर्म में हो। ठोस फॉर्म में है तो अणु तो स्थानांतरित होंगे नहीं। विकिरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो यहाँ पर बात होती है या तो तरल हो हमारा मटेरियल या तो कैसा हो? गैस। यानी तरल और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वह किस विधि से होता है?
संवहन विधि से, लेकिन यहाँ पर भी दो मैकेनिज्म हो सकता है। जो वर्टिकली अप टू डाउन या डाउन टू अप एनर्जी का स्थानांतरण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संवहन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? संवहन। लेकिन जो हॉरिजॉन्टली होता है, कौन सा? हॉरिजॉन्टली, इसको हम लोग कहते हैं अभिवहन विधि। कौन सी विधि कहते हैं? अभिवहन विधि। तो हीट का ट्रांसफर 4 विधि से: विकिरण, चालन, संवहन और अभिवहन। इस प्रकार से हम लोग हीट के बारे में कुछ जानकारी हासिल किए, लेकिन हीट से संबंधित अभी कुछ जानकारी शेष है जिसको हम लोग ऊष्मा बजट में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।